हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम हमारे जो टॉपिक चल रहा था काफ़ी दिनों से मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो ख़त्म हो चुका है फाइनली। और अब हम नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो इसका मैंने स्टार्ट किया है इंडियन लिटरेचर पार्ट से। यहाँ से हम शुरू करेंगे। कब तक जा पा रहा है, कितने दिनों में हम ख़त्म कर रहे हैं, वो बस देखने की बाकी है। तो ठीक है, इंडियन लिटरेचर का एक पार्ट वन है, क्योंकि अगर इंडियन लिटरेचर में एंशियंट लिटरेचर से स्टार्ट कर रही हूँ और ये काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है। अगर मैं बनाती एक ही वीडियो में वो काफ़ी लेंदी हो जाता। आजकल लेंदी सब्जेक्ट किसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो लिटरेचर है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। देखिए, लिटरेचर तक इंग्लिश टर्म है ना, तो इसका कुछ हमारा हिंदी या फिर संस्कृत टर्म से कोई लेना देना नहीं है। लिटरेचर का जो इंग्लिश टर्म है वो आया है लैटिन वर्ड लिटरेटूरा। ठीक है, जिसका मीनिंग ये है राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स। राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स, लेटर्स फॉर्म पे जो राइटिंग होता है। लेटर मतलब प्रोज टाइप के जो होते हैं, उस तरह से जो राइटिंग होते हैं, इसी राइटिंग फॉर्म को कहते हैं लिटरेचर। ठीक है, तो इंडियन लिटरेचर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में देखा जाए, जो भी क्रिश्चियन हुआ था, मतलब ख्रिस्टाब्द हुआ था, और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी आए थे, उससे काफ़ी काफ़ी पहले आप लोगों को पता है जो वैदिक कल्चर है वो सबसे ऋग्वेद है, सबसे पुराना। हमने तो पढ़ा हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री, शायद मैंने अभी तक नहीं डाला हुआ है, लेकिन काफ़ी जब वक्त मिलेगा उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंशिएंट इंडिया के बारे में जो भी ईपीएस प्रिपेयर करते हैं वो पहले वहाँ से ही शुरू करते हैं। तो सबको पता होगा हमारे जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वाला लिटरेचर है वो। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो सनातन धर्म होता है, जो हमारा हिंदू कल्चर है, इसको सबसे ओल्ड एंड मोस्ट डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशन माना जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, it encompasses a wide range of languages, scripts, genres and styles developed over millennia. ठीक है, it includes oral traditions. oral traditions मतलब जब जब इंसान सिर्फ बात करना जानता था, लिखना नहीं जानता था, तभी से भी ये प्रचलित होकर आ रहा है। मतलब जब हम रिटिन फॉर्म में लिखे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदा वेदा जब लिखा गया वो तो रिटिन फॉर्म में लिखा गया था। उससे पहले क्या था, उससे पहले लोग तो लिखना भी नहीं जानते थे। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे थे, एक गुरु आश्रम होता था, वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से गुरु शिष्य को टीचिंग देते थे। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा जिसको बोला जाता था। डिफरेंट ओरल ट्रेडिशन से लोग रिसाइट करते करते चीज़ों को याद रखते थे। हमारे डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, सेकुलर वर्क्स होते हैं, एपिक्स, ड्रामा, पोएट्री, साइंटिफिक ट्रेटाइजेस, तो ये सब मिलके हमारे लिटरेचर बनते हैं। ठीक है, Indian literary heritage can broadly be classified based on chronological development, language medium and thematic content into three major periods. हमारे जो जिस पैटर्न पे क्रोनोलॉजिकली डेवलप हुआ है हमारा लिटरेचर, पहले एंशिएंट, उसके बाद मिडिवल लिटरेचर, मिडिवल पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें लिखा गया है, कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हुआ है, उसके बाद मॉडर्न लिटरेचर, मिडिवल के बाद जो जो मॉडर्न पीरियड में आया है, जो मुगल साम्राज्य के बाद जो मॉडर्न कल्चर आया, डेवलपमेंट हुआ, उसमें किस तरह किस पैटर्न पे चीज़ें डेवलप हुई, उसके उसको लेकर क्लासिफिकेशन किया गया है। लैंग्वेज मीडियम, जैसे हमें पहले संस्कृत में थे, संस्कृत, उसके बाद संस्कृत से आ गया जैनिज्म, प्राकृत लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज आ गया उसके बाद। तो उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश आ गया, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आ गया। तो ये सब के ऊपर भी क्लासिफिकेशन बेस्ड किया गया था, ऊपर आधार करके क्लासिफिकेशन किया गया है। और थेमेटिक कंटेंट, क्या क्या कंटेंट है, कौन सी वैदिक में किस तरह की कंटेंट रहता है, और उपनिषद में किस तरह की कंटेंट रहता है, पुराण में किस तरह की कंटेंट रहता है, तो ये सबको मिलाकर ना क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसको ब्रॉडली थ्री मेजर पीरियड्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो किस तरह की था, पहले था एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, उसके बाद आया मिडिवल इंडियन लिटरेचर एंड देन लास्टली मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। तो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो था वो लगभग जो वैदिक पीरियड है उससे काफ़ी साल तक चला। उसके बाद मिडिवल इंडिया स्टार्ट हो गई, और मिडिवल इंडिया स्टार्ट होने के बाद
धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस क्रिएट हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस फेमस होने लगे, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु। तो पहले एंशिएंट लिटरेचर तक जाते हैं। एंशिएंट लिटरेचर में जो वैदिक टाइम था, जहाँ पे चारों वेद, उपनिषद, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे क्रिएट हो रहे थे, तभी संस्कृत बहुत फेमस था, बहुत मेजर लोग उसको यूज़ करते थे। तो धीरे धीरे बुद्ध भी थे, जैन भी थे, तो पाली, प्राकृत, तमिल, ये सारी चीज़ें भी एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर में यूज होते थे। ये सारी चीज़ें मोस्टली रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड एपिक होते थे, ठीक है। क्योंकि तभी कुछ इस तरह मतलब जो ऋषि मुनियाँ थी, जो सिद्ध लोग थे, तो वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को स्प्रेड करते जा रहे थे। तो इसी वजह से सब रिलीजियस थिंग ही एंशिएंट इंडियन में लिटरेचर में जा रहे थे। रिलीजियस, कुछ फिलोसॉफिकल, जो डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग वाला जो लिटरेचर होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का क्रिएशन होती है। एपिक जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ों की भी वही एंशिएंट इंडियन पीरियड में चले आ रहे थे। क्योंकि उससे पहले सब ओराली, देखिए जो वाल्मीकि थे और जो महाभारत जिन्होंने लिखा, तो वो सब एक वक्त के बाद धीरे धीरे लिखना शुरू किया। नहीं तो पहले पहले महाभारत क्या महाभारत के पीरियड में लिखा हुआ था? नहीं। रामायण क्या रामायण के पीरियड में लिखा हुआ था? आपको पता है वो तो नहीं, रामायण हो घटने के बाद, बहुत सालों के बाद उसको लिखित तरीके से लिखा गया था। तो पहले ये ओरल हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे उसको लिखा गया। उसके बाद आया हमारा मिडिवल इंडियन लिटरेचर, और मिडिवल इंडियन लिटरेचर में जैसे कि मैं बोल रही थी कि रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट किया गया, फोकस किया गया, तो वर्नाकुलर एंड रीजनल लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होने लगी। और इस टाइम पे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स भी बढ़ने लगी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। तो जिन्होंने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर मिडिवल हिस्ट्री में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स बाय सिविल सर्विस मनी आप जाकर देख सकते हो। तो उस टाइम पे भी जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स में जो स्प्रेड हो रहे थे, उनके ज्ञान वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी धीरे धीरे रिटन फॉर्म में आने लगे। इसमें भी डिवोशन, मोरालिटी, सोशल रिफॉर्म, मिस्टिसिज्म, ये सारी चीज़ों का भी इसमें जिक्र हो रहा था, ठीक है। ये भी लगभग रिलीजियस के तरह ही था। डिवोशन किस तरह से भक्ति होगी, सोशली हमें रहने के लिए किस तरह की फॉर्म चाहिए, किस तरह की हमें सोशली रहना चाहिए, वो रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें मिडिवल इंडियन लिटरेचर में आने लगे। उसके बाद धीरे धीरे आया मॉडर्न लिटरेचर, और मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट हुआ लगभग ब्रिटिशर्स आने के बाद, ठीक है। कॉलोनियल जो इन्फ्लुएंस हुआ वेस्टर्न साइड का, वो एजुकेशन के बाद धीरे धीरे मॉडर्न लिटरेचर आना शुरू हुआ, प्रिंट टेक्नोलॉजी आना शुरू हुआ, हम बुक प्रिंट कर पाते थे। नहीं तो तभी जो पोथी वगैरह हुआ करते थे, इंक में डुबा डुबा कर डिफरेंट इंक पेन में लिखा करते थे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्रिंटिंग मशीन आ गई, ठीक है। और वो जो लिटरेचर टाइप्स थे वो काफ़ी डिफरेंट हो गया था, जैसे कि मॉडर्न प्रोज, नॉवेल्स, एसेज वगैरह, जर्नलिस्ट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगे। लिटरेचर धीरे धीरे एक सोशल टूल बन गई, सोशल रिफॉर्म में एक टूल बन गई, एंड नेशनल अवेकनिंग में ये काफ़ी मददगार हुआ। आपको पता होगा, जो रिवोल्यूशन पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है सिविल सर्विस प्रिपरेशन के दौरान, तो आपको पता होगा जो सोशियोलॉजी जिनका पर्टिकुलरली रहा होगा ऑप्शनल, वो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरह से थियोलॉजियंस, किस तरह से वो फिलोसॉफिकल थ्योरी देते थे बाय जर्नल के माध्यम से, उनकी फिलोसॉफिकल राइटिंग के माध्यम से वो किस तरह से रिवॉल्यूशन लाए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगा, इवोल्यूशन होने लगा, ठीक है। इंडियन लिटरेचर इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग विथ लिटरेरी वैल्यूज एंड इज डिवाइडेड इनटू फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। इंडिया में जो भी लिटरेचर हो रहे थे वो दो तरह से डिवाइड हो रहा था। जो राइटिंग फॉर्म में बन रहे थे वो एक फिक्शन था और एक नॉन फिक्शन था। फिक्शन का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी थिंग्स आपने डाल दिया, कुछ आपने अपने दिमाग में कुछ स्टोरी इन्वेंट कर दिया और उसको लिख लिया, जो फैंटेसी मूवीज़ वगैरह होते हैं उसी तरह के। बट नॉन फिक्शन होते हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन फिक्शन वाला राइटिंग्स। तो अगेन उसको डिवाइड किया गया प्रोज में, पोएट्री में, कोई कविता फॉर्म में लिखने लगा, कोई ऐसे की फॉर्मेट में स्टोरी के हिसाब से लिखने लगा। तो ये वेरियस फॉर्म में, और धीरे धीरे इसको डिवाइड कर दिया गया नोवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में, ड्रामा में या नोवेल्स में, ठीक है। एंड एपिक्स बहुत पॉपुलर थे ग्रीको रोमन टाइम्स में। आपको पता होगा जो बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखते हैं, ग्रीक एंशिएंट ग्रीक मूवीज़ देखते हैं, उनमें पता होगा आपको किस तरह से वो उनकी भी एपिक्स हुआ करते थे। लगभग हमारे इंडियन देवता की तरह उनका भी बहुत सारे देवता हुआ करते थे, तो उनका भी स्टोरी हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें फेमस हुआ करती थी ग्रीको रोमन टाइम्स में। एंड उनको भी उन्होंने इनिशियली ट्रांसमिटेड किया था ओराली,
वो भी रिटिन नहीं हुआ था। एक वक्त के बाद, वैदिक पीरियड के बाद धीरे धीरे रिटिन फॉर्म आना शुरू हुआ। तो 18 सेंचुरी के बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बाद ये बहुत ईजी हो गया पीपल तक एक्सेसिबल होना। लोग पढ़ना शुरू किए, सब कुछ चीज़ें को जानने के लिए इंटरेस्ट हुए, क्योंकि तभी एक्सेसिबल नहीं था, किसी के पास पोथी नहीं थी, एपिक बुक्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से हर एक इंसान पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर भी आजकल आ गया है, जैसे कि हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन पे के माध्यम से पढ़ सकते हैं, हमें बुक्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इवोल्यूशन किस तरह से हो रही है, एंशिएंट से, पोथी से लेकर एकदम आ गए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों वो जो नितिन सिंघानिया बुक में एक दिया गया है कि डिडक्टिक एंड नैरेटिव जो टेक्स्ट है, जिसको बेस करके हमें लिखा जाता है, डिफरेंट राइटिंग्स फॉर्म में लिखते हैं हम, उसकी क्या डिफरेंस हो सकती है। तो एक डिडक्टिक ऐसा चीज़ है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई अगर राइटर कुछ बुक लिख रहा है तो वो ये देख रहा है कि देखिए आपकी हर एक इंसान की ना सोचने की पर्सपेक्टिव अलग अलग होती है। तो जो राइटर है, मैं मान के चलिए मैं एक बुक लिख रही हूँ, तो मेरी ये नज़रिया रहेगी कि मैं जो सोच रही हूँ, आप आपके सोच से हटकर मैं जो वे में सोच रही हूँ, आप उसी पैटर्न पे आ जाइए, उसी तरीके से सोचने लगे और चीज़ों को और एक नज़रिया से देखने की कोशिश कीजिए। तो मेरी ये इंटेंशन रहती है, जो डिडक्टिक होती है। लेकिन जो नैरेटिव होती है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक टॉपिक जो है उसकी एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एक चीज़ जिस तरह से है उसी तरह से वो उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर एक बंदा जो जिस तरह से सोचता है, उसी पैटर्न को बेस करके वो उसी पैटर्न पे एक राइटिंग्स लिखता है, ताकि सबके समझ में आ जाए। लेकिन ये जो डिडक्टिक होते हैं, उनको हर एक बंदा समझ नहीं पाता है, क्योंकि हर एक बंदा उसी पैटर्न पे सोच नहीं पाता है, और किसी-किसी को लगता है ये बेकार की फालतू की बात है। लेकिन ये जो नैरेटिव होते हैं, वो कोशिश करते हैं सबके दिमाग में बैठने के लिए। तो एक्चुअली डिफरेंस यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ आपको कंपेल करने में, जो जादू टोना करते हैं ना, मैं आपको हाइप्नोसिस कर रही हूँ, कंपेल कर रही हूँ कि आप मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे ये नैरेटिव में क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट कैसे बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट दिया जा सके, इंफॉर्मेशन दिया जा सके, उस स्टोरी को स्ट्रेच कर दिया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव रहती है, ताकि आपकी इंटरेस्ट बनी रहे उस टॉपिक पे, ठीक है। और ये जो डिडक्टिव है, ये कॉमनली यूज्ड करते हैं पॉलिटिकल मोरल इश्यूज में यूज़ करने के लिए, और डिफरेंट सेरेमॉन्स एंड रिलीजियस ट्रीटीज़ बनाने के लिए, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस, मतलब किस तरह की आप थिंकिंग जो होते हैं ना फिलोसॉफिकल वे, उसी पैटर्न पे डिडक्टिक यूज़ करते हैं। और जो नैरेटिव होते हैं, वो पर्टिकुलरली नॉवेल्स लिखने के लिए, स्टोरी लिखने के लिए इसमें यूज होते हैं। तो समझ में आ गया आपको डिफरेंस। इंडिया में पर्टिकुलरली 4 मेजर स्पीच ग्रुप्स फॉलोड किया जाता था, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिक, द्राविडियन, सीनो तिब्बतियन एंड इंडो यूरोपियन। ये दो चारों स्पीच ग्रुप्स को यूज़ किया जाता है इंडिया में, ठीक है। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर, जो मेन जीस्ट होगा हमारा यहाँ पे। तो देखिए एंशिएंट इंडियन लिटरेचर ये नहीं है कि ओनली हम वेद या फिर उपनिषद पे बात करें, क्योंकि ये तो हो गया हमारा जो हिंदू कम्युनिटी थी, वैष्णविज्म, शैविज्म, तो उनके ऊपर की बात होगी। लेकिन हिंदू में हमारा ये भी था, बुद्धिज्म भी थे, जैनिज्म भी थे, और डिफरेंट छोटे मोटे जो रिलीजियस उस टाइम पे क्रिएट हुआ था, वो भी सारे थे। तो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में वेदस, उपनिषद के साथ साथ प्राकृत लैंग्वेज में भी, रिटिन में भी काफ़ी सारी चीज़ें था, जो कि वैल्यू सेपरेट फॉर्म ऑफ रिलीजियस थिंग्स को कैरी करते हैं, डिफरेंट मोरल वैल्यूज़ को वो कैरी करते हैं। तो ये जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर लिखा हुआ था, वो लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 सी के अंदर जो भी लिटरेचर लिखा गया था, उसको एंशिएंट इंडियन लिटरेचर बोला गया था, जो कि कवर करते हैं वैदिक, एपिक, बुद्धिस्ट के कुछ लिटरेचर, जैन के कुछ लिटरेचर, क्लासिकल संस्कृत एंड संगम ट्रेडिशंस। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाते हैं एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में। तो इससे सबसे फेमस होते हैं हमारे वेदस, ठीक है, जिसको हम रिलीजियस रिचुअल्स में एंड डेली लाइफ में कैरी करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। एपिक्स एंड लिरिकल वर्क्स वेर आल्सो कंपोज्ड इन लैंग्वेज लाइक संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, अर्धमगधी लैंग्वेज में भी एंशिएंट टाइम्स में यूज होता था। तो उस टाइम पे दो तरह की लिटरेचर थे, एक थे श्रुति और एक था स्मृति।
तो श्रुति एंड स्मृति में क्या डिफरेंस होता है? संस्कृत टर्म आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। श्रुति मीन्स जो सुन सुन के आप सुना सुनी बातें जो होते हैं, मतलब विटनेस कोई एक होता है और वो धीरे धीरे स्प्रेड करते करते आप सुनते सुनते चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, सुनते हैं उसको। दैट विच हैज़ बीन हर्ड, किसी को नहीं पता इसका विटनेस्ड कौन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसकी विटनेस कौन है। हम बस हमारे बुजुर्गों से सुना है, जैसे कि मैं अपने पापा से सुना हूँ, पापा अपने पापा से सुने हैं और वो अपने पापा से सुने, उसी पैटर्न पे श्रुति चलते आ रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ें होता था ये पर्टिकुलरली कंसिस्टिंग ऑफ रिविलेशन एंड अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ, मतलब ये जो फैक्ट होते थे, ये जो चीज़ें होता था, ये सब अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ होते थे जिसको पीढ़ी बाय पीढ़ी सब मानते आ रहे थे कि यही सत्य है, इसके सिवा और कोई सत्य नहीं हो सकती, और इसको इटरनल माना जाता है। हमेशा वर्ल्ड में वर्ल्ड रहे ना रहे, वही सत्य हमेशा रहेगी। जैसे कि यूनिवर्स एक एनर्जी हो गया, एक जैसे कि हमारे जो भगवान है, भोलेनाथ हो गए, विष्णु जी हो गए, वर्ल्ड रहे ना रहे, इन देवताओं का अस्तित्व तो हमेशा रहेगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, तो वैदिक लिटरेचर उस टाइम का चीज़ है। पहले तो ये श्रुति हुआ करता था, तो वैदिक लिटरेचर को दो भाग में डिवाइड किया गया था, श्रुति एंड स्मृति। उनके कुछ पार्ट है जो श्रुति से आया है और कुछ पार्ट है जो स्मृति से, जिसको स्मृति मतलब आप जिसको रिमेंबर करते हैं, मतलब याद रखते हैं, धीरे धीरे याद करते करते वो चीज़ें जो याद रहती है उसको स्मृति बोलते हैं, ठीक है। श्रुति जो है उसमें डिफरेंट लिटरेचर आते हैं, जैसे कि वेदस, ब्राह्मणस, आर्यनकस एंड उपनिषद, ये सारे श्रुति में जाते हैं। और स्मृति होते हैं जिसको हम याद रखते रखते याद रखते हैं, मतलब जो कहते हैं ना, घोषते घोषते, मतलब बार बार रिसाइट करते करते हम इसको याद रखते हैं। और इसमें प्रीपोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर आता है, जिसमें वेदांग, स्मृति, धर्मशास्त्र, देन पुराण, इतिहास, उपवेद, महाकाव्य, ये सारी चीज़ें स्मृति के अंडर में आता है, ठीक है। ये जो स्मृति होते हैं, दैट विच इज़ रिमेंबर्ड, सप्लीमेंटरी एंड मे चेंज ओवर टाइम, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ यही है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ से ज़्यादा ये होता है कि ये एक सप्लीमेंटरी है श्रुति लिटरेचर्स के साथ, और इसको बाय टाइम ये चेंज भी हो सकता है, ओवर टाइम भी चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही लिखा गया। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इस श्रुति लिटरेचर के ऊपर थोड़ा देखेंगे, स्मृति लिटरेचर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करेंगे श्रुति लिटरेचर, और श्रुति लिटरेचर का पहला जो टॉपिक है वो होगा वेदास, ठीक है। और वेद के बारे में मुझे लगता है थोड़ी बहुत नॉलेज तो सबको होती रहती है, क्योंकि जो वेद है वो कम्स फ्रॉम द रूट विद, विद वर्ड से आया है, और इसका मीनिंग है टू नो, सिग्निफाइंग नॉलेज, मतलब आपकी जो ज्ञान को सिग्निफाई करता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज्ञान को बढ़ाता है, सिग्निफाई करता है, आपको हर एक चीज़ में ज्ञान जो होता है उसको बोलते हैं वेद। हर एक, मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कि आप कुछ हिस्ट्री पे नॉलेज रख लिया, या फिर ज्योग्राफी में नॉलेज रख लिया, या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब में नॉलेज रख लिया तो आपके पास ज्ञान आ गया। इसको एक्चुअली मायने में इसको नॉलेज नहीं बोलते। नॉलेज यही होता है कि आपका एक ज़िंदगी दिया गया है, आपको जीने के लिए दुनिया में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप उससे बिना हिचकिचाए, मतलब बिना टेंशन में आए, स्ट्रेस में आए, आप उस चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसे होती है एक्चुअली रियल मायने में, हमें उसकी मतलब अ, हमारे ज़िंदगी का मतलब क्या होता है, और हमारे साथ क्या क्या चीज़ें जुड़े हुए कर रहते हैं, हमें ज़िंदगी में जीने के लिए, वर्ल्ड में जीने के लिए किस पैटर्न पे हमें, किस रूल्स रेगुलेशन के साथ जीना होता है, और हमारे साथ कौन कौन सी ऐसी एंटिटी रहते हैं, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वर्ल्डली जो चीज़ें होती है, ब्रह्मांड के साथ क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं, ये होता है एक्चुअल रियल नॉलेज, जिसको विस्डम बोलते हैं। और यही तो होता है, यही विस्डम ही एक्चुअली आपको एक आपकी सोल की अपग्रेडेशन करती है। मुझे नहीं पता कौन कौन के दिमाग में ये चीज़ें आ रहा है। एक होता है ना हमारे शरीर, और एक होता है हमारा सोल, ठीक है। सब बोलते हैं ना आत्मा, आत्मा होती है शरीर के अंदर। एक्चुअली जो वेद है ना, वेद में शरीर से ज़्यादा आत्मा के ऊपर चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है कि एक्चुअली हम है क्या, हमारे साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, हमें किस तरह से पैटर्न पे रहना है ताकि
हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, वो हद तक जा सकते हैं जिसके लिए हमारे आत्मा यहाँ पे जन्म लिया है। ठीक है, ये होता है वेद की एक्चुअली नॉलेज। तो ये सारे वेदस एम टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर कंडक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड। मैं वही बात बोल रही थी कि अर्थ में और अर्थ के बाद जो लाइफ होती है, आपके मरने के बाद जो लाइफ होती है, वो लाइफ उसके बारे में जो नॉलेज रखने को वेद बोला जाता है। और इसी वजह से वेद को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसको बिलीव किया जाता है कि अपुरुषेय है, अपुरुषेय है, मतलब इसको कोई ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया। मतलब देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान के चलिए, आप जब बचपन में छोटे थे तो आपके मम्मी हो गए या फिर आपकी जो दादा हो गए, वो आपको बहुत सारे अच्छी खासी स्टोरीज बताते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है क्या वो एग्जैक्टली यही कह पाते हैं कि वो स्टोरी कहाँ से आया है? नहीं ना। हालाँकि ये छोड़ दीजिए, महाभारत हमारे जो एपिक स्टोरी होते हैं वो अलग तरह की होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्टोरी होते हैं उनको कोई नहीं बोल पाता कि वो कहाँ से आए हैं। उनको वो यही बताते हैं कि मुझे मेरे पापा ने बोले थे, मेरे मम्मी ने बोले थे, या फिर मेरे ग्रैंडफ़ादर ग्रैंडफ़ादर ग्रैंडमदर ने बोले थे। इसी पीढ़ी पर पीढ़ी ये बातें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते होते हमारे तक आए हैं। तो इसी वजह से जो वेद है, वेद की जो एक्चुअली ओरिजिन है ना, वो बहुत ही एंशिएंट है। मतलब इसको शायद ही कोई बता पाएगा कि वेद कहाँ से शुरू हुआ है और इसको किसने लिखा है। लेकिन तभी ना हमारे रिटिन मतलब लिटरेचर कुछ नहीं थे उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्या होता था, हम सब ओरली सब कुछ ट्रांसमिट करते थे, जो भी फीलिंग्स होता था, जो भी बातें होते थे, जो भी रिसाइटेशन होती थी, जो भी श्लोक्स वगैरह हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी चीज़ें होता था, वो सब ओरली ट्रांसमिट होते थे। तो जब लिटरेचर की युग स्टार्ट हो गया, डेवलप होना शुरू हो गया, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जब शुरू हुआ धीरे धीरे, उसके बाद लोग उसको लिखना शुरू किए। तो इसी वजह से बोला जाता है वेद को कोई ह्यूमन बींग्स ने शुरू नहीं किया, वो बहुत पहले से ही शुरू हुआ है। ठीक है, इसको काफ़ी पोएटिक फॉर्म में सिंबलाइज किया गया है। डिफरेंट सिंबलिक लैंग्वेजेस एंड मीथ्स इसमें लिखा गया है, इसको यूज़ करके ये लिखा गया है। ठीक है, इसको बोला जाता है बाय ब्राह्मण फैमिलीज, ये ओरली ट्रांसमिट होते 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 आया है और इसको कंपाइल किया गया था अराउंड 1500 से 1000 बीसी के अंदर। कंपाइल मतलब जो ओरली ओरली जो चीज़ें ट्रांसमिट हो रहे थे, बहुत सारे लोग ने अपने ग्रुप बना के, या फिर संत बोल सकते हैं, मुनि बोल सकते हैं, वो खुद का एक ग्रुप बना के जो भी ओरली ट्रांसमिट हुआ था, वेद का श्लोक हो गया, हाइम्स हो गया, जो भी, इसको रिमाइंड करके कलेक्ट करके उन्होंने कंपाइल करना शुरू किया, एक बुक में लिखने फॉर्म में लिखना शुरू किया। तो वो जो हुआ वो हुआ था 1500 से 1000 बीसी के अंदर। समझ में आ गया? हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार वेदस आर सैक्रेड डिवाइन रिविलेशंस गाइडिंग ह्यूमन इटर्न, मतलब ह्यूमन को इटरनली गाइड करने के लिए, इटरनली मतलब आत्मिक लेवल में, ना कि शारीरिक लेवल पे, इसको गाइड करने के लिए ये रिविलेशन हुआ था। और ये एम्फासाइज करती है यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स ब्रह्मांड एक है, हम सब एक हैं और हम सबका घर भी एक है, यही बात ये बताता है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम के जो कंसेप्ट है, ये यही वेद से ही आया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वेद आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने जो वेद को जिस तरह से कंपाइल किया, मतलब देखिए, जैसे कि एक स्टोरी फॉर्म में हो गया, नॉर्मल जैसे हम लाइफ में जीते हैं, उसको अगर उन्होंने कंपेल किया तो उसको ऋग्वेद दे दिया। अगर जिनमें उनको लगा कि पोएटिक फॉर्म में कुछ कंपाइलेशन है, उसमें गाना वगैरह कुछ है, डांस वगैरह कुछ है, तो उसको और एक टाइप के वेद में उन्होंने कंपाइल किया, जिसको सामवेद बोला जाता है। अथर्ववेद उसी तरह से है, और यजुर्वेद, इसी पैटर्न पे उन्होंने 4 वेद को 4 भाग में डिवाइड करके डिफरेंट वेद की सिग्निफिकेंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाया। ठीक है, रिटन बाय वैदिक सीयर्स और पोएट्स नोन एज ऋषि, जिसने इनको कंपाइल किया उनको ऋषिज बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है ऋषि, साधु, मुनि, ये सारी चीज़ें ये बैठ के उसको कंपाइल करते हैं, शिष्यों के साथ डिस्कशन करते हैं, उसको कंक्लूजन देते हैं। तो आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती है। तो उन्होंने कस्मिक मिस्ट्रीज को संस्कृत पोएट्री में एनविजन करके उसको वेद बनाया। ऑल द वेदर्स प्रायोरिटाइज सैक्रिफाइस, हर एक वेद में जो उनकी
मेन थीम होती है वो होती है सैक्रिफाइस। यज्ञ के माध्यम से आप किस तरह से सब कुछ चीज़ों को विजडम को पा सकते हो, वही होता है। मतलब जो भी आप चीज़ें करते हो, आप डांस फॉर्म में हो जाओ या फिर डिजीज़ को अगर आप क्योर करना चाहते हो, तो यज्ञ होता है सबसे बेसिक थीम, उसे आपको करना होता है। तो वेद को अकम्पनी किया गया है बाय 4 डिफरेंट पार्ट, मतलब ईच वेद हैज़ 4 डिफरेंट पार्ट। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। जैसे कि देखिए, हर एक वेद 4 तरीके से डिवाइड होता है। जैसे कि हमने देखा, हर वेद में संहिता होता है, ब्राह्मण होता है, आर्यंक होता है एंड उपनिषद होता है। इसका मतलब क्या? देखिए, अगर ऋग्वेद फॉर्मेशन हुआ, ऋग्वेद में क्या हुआ, जितने सारे वर्ल्डली जो प्लेजर होते हैं, वर्ल्डली जो विजडम होती है, उसके बारे में इसको लिखा गया है। तो संहिता मतलब कंपाइल, जो मंत्र मुनि ऋषियों ने कंपाइल किया, कलेक्ट किया, इसको संहिता में लाकर रख दिया। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण। ब्राह्मण होता है ये कि जो मंत्र यहाँ पे कंपाइल किया गया है, कलेक्ट किया गया है, रिमेम्बर्ड किया गया है, इसको, इस मंत्र का एक्सप्लेनेशन किया है, वो उन्होंने और एक बुक में लिखा, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण। ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन होने के बाद उनको लगा इसका जिस्ट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन हम इसको मान के चलिए ऐसे को आपने 150 वर्ड्स या फिर 200 वर्ड्स में कि पूरी 1000 वर्ड्स में लिखा, वो हो गया आपका ब्राह्मण। तो आर्यंक क्या होता है, उसको आपने एक पैसेज के माध्यम से इतने बड़े ऐसे को एक शॉर्ट फॉर्म में 100 वर्ड्स में या फिर 150 वर्ड्स में इसका एक ब्रीफ निकाल दिया, जिसको बोला जाता है कंक्लूजन। और ये आर्यंक में कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन मतलब आपको कंक्लूजन ढूंढने के लिए सब मुनि ऋषि क्या करते थे, जाकर जंगल में रहते थे। और जंगल एक ऐसी चीज होता है, नेचर एक ऐसी चीज होता है, जहाँ पे आपको, आपके दिमाग में बहुत सारे, आपकी दिमाग खुल जाती है। बोलते हैं ना, आप अगर डिप्रेशन हो तो नेचर में जाओ। नेचर के पास ये कैपेसिटी होती है कि आपको हील करता है, और बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ पाता है। आपके जो ब्लॉकेजेस होता है डिफरेंट, वो नेचर के पास होता है, वो हील करता है। आपके पास बहुत सारे जो चीज़ें होते हैं, डिवाइन एनर्जी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जंगल को ना बहुत पवित्र स्थान, डिवाइन प्लेस माना जाता है। तो इसी वजह से मुनि ऋषियों, और बहुत शांत भी होता है वो परिवेश। ठीक है। नेचर के बीच आप रह रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो जाते हैं, ताकि आप उनके एक्सप्लेनेशन को वो अच्छी तरह से सोच के उसका एक कंक्लूजन निकाल पाए, जिसको ह्यूमन बीइंग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आर्यंक के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में क्या होता है, वो फिलोसॉफी पार्ट होता है। मतलब ये जो जितने सारे चीज़ें हो गया, इसको आप धीरे 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 इसको एक्सप्लेन करते हो, दिमाग में आपका आता है, आपके दिमाग क्या सोचता है, आपके दिमाग में किस तरह की फिलोसॉफी, मतलब वो एक्सप्लेनेशन को सोच के आपके सोच और कौन सी पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहा है, वो सब होता है फिलोसॉफी, और जो उपनिषद पार्ट में लिखा होता है। तो जैसे कि भागवत गीता हो गया, कथा उपनिषद हो गया, मुंडक उपनिषद हो गया, तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं, ये फिलोसॉफी पार्ट होता है। ठीक है। तो आपके समझ में आ गया, ये पर्टिकुलरली 108 उपनिषद हमारे हैं अभी तक। तो इसमें बहुत सारे हैं जो मेजर उपनिषद माने जाते हैं, और कुछ माइनर उपनिषद माने जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम। तो इस तरह से वेदस को डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो एक एक करके इंडिविजुअल वेदस के ऊपर हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के ऊपर। ठीक है। तो ऋग्वेद को सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, विथ 1028 संस्कृत हाइम्स। इसमें जो श्लोक्स होते हैं, चैंटिंग होते हैं, जो हाइम्स होते हैं, जो बोला जाता है, क्या श्लोक वगैरह बोला जाता है, वो 1028 होते हैं। और इसको, और ये अराउंड 1200 से 900 बीसी में बनाया गया था, कंपाइल किया गया था। ठीक है। ये जो ऋग्वेद बनाया गया था, इसका कंप्लीट फोकस था वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। नेचर के ऊपर मैक्सिमम जो है, मतलब नेचर हमारे रोल पे किस तरह की मतलब क्या रोल निभाता है, और वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, दुनिया की किस तरह की प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, क्या करने से हम प्रॉस्परस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस किया गया था। इसमें 10 बुक्स था, मतलब ये वेद के अंडर 10 बुक्स था, जिसको मंडल बोला जाता है। और ईच मंडल कंप्राइजेस ऑफ सेवरल सूक्तस और हाइमीन्स। ठीक है। मतलब ये जो ऋग्वेद है, ये 10 बुक्स में बांटा गया है, और 10 बुक्स को बोला जाता है मंडल। और हर एक बुक में डिफरेंट डिफरेंट हाइम्स होते हैं, श्लोकास, सूक्तस, जो जो भी आप बोल सकते हो, वो होता है।
और व्हिच आर यूजुअली फॉर सैक्रिफिशियल पर्पजेस। हर एक वेद की यही थीम रहती है कि सैक्रिफिशियल पर्पस, मतलब जो भी आप करो यज्ञ के थ्रू से आपको सब कुछ मिल सकता है। इसी वजह से तो एंशिएंट टाइम पे, और आपने जितना भी सुना होगा रामायण महाभारत या फिर सत्य युग में, द्वापर युग में, हर एक जो राजा हुआ करते थे ना, वो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के थ्रू से उनके मैनिफेस्टेशन होते थे, उनके इच्छा पूर्ति होती थी। ठीक है, ये जो फर्स्ट एंड 10th मंडल, ये जो 10th 10 बुक्स हैं, उसमें जो फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है वो सबसे यंगेस्ट माना जाता है। ठीक है, यंगेस्ट मतलब न्यूएस्ट वन, एंड लॉन्गेस्ट बुक, सबसे ज़्यादा मोटा, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बुक है। लॉन्गेस्ट मतलब इसमें बहुत सारे हाइम्स होते हैं। एंड सेकेंड टू जो 7th रह गए, सेकेंड टू 7th, उसको बोला जाता है ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ ऋग्वेद, एंड वो थोड़ा सटेस्ट है, मतलब छोटे छोटे बुक्स है, उनमें छोटा छोटा श्लोक्स हाइम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हाइम्स होते हैं वो होते हैं 1 एंड 10th में। ठीक है, और बहुत सारे जो हाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द हाइम्स कंसंट्रेटेड ऑन लाइफ, डेथ, क्रिएशन, सैक्रिफाइस एंड फॉर सीकिंग गॉडली प्लेजर और सोमा। गॉडली प्लेजर को सोमा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें पे वो कंसंट्रेट करते हैं। एंटायर हाइम्स आर डेडिकेटेड टू वेरियस डाइटीज। जितने सारे हाइम्स होते हैं, श्लोकस होते हैं, सुक्तस होते हैं, वो सारे एक एक डाइटीज को, डाइटीज मतलब जो हम भगवान मानते हैं, उनको डेडिकेट किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे जो प्रोमिनेंट गॉड थे वो थे लॉर्ड इंद्र, चीफ डायटी उनको बोला जाता है। उनके साथ साथ अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, वायु, अश्विनी, ट्विंस, उषा, पृथ्वी एंड बाघ। बाघ मतलब जो स्पीच के गॉडेस होते हैं, देवी, जिनको हम सरस्वती बोलते हैं। ये सारे डायटीज़ को ज़्यादा अहमियत दिया जाता था, क्योंकि नेचर ये नहीं होंगे तो हमारे पृथ्वी में हमारे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हाइम्स होते थे, ये सारे रिसाइटेड किया गया था बाय होत्री सेजेस, मतलब जो होत्री सेजेस, होत्री मुनि जो होते थे, उनके मदद से ये डिफरेंट हाइम्स सब रिसाइट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। और ये जो हुआ था 1400 से लेकर 1000 BC तक, ये इसका मतलब लिखा गया था इसको इस टाइम पे। ठीक है, नेम यजूस, यजूस से आया है, और ये जो यजूस है इसका नाम है सैक्रिफाइस, इसकी मीनिंग है सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये टोटली कंसंट्रेट करता है, फोकस करता है रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस के ऊपर। जो पहले वाला था ऋग्वेद, वो कंसंट्रेट किया जो वर्ल्डली, हमारे जो प्लेजर है, वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी के ऊपर एंड नेचुरल चीज़ों के ऊपर। और जो सेकंड यजुर्वेद है वो फोकस करता है रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, जो पर्टिकुलरली हेल्प करता है प्राइएस्ट को, जो पुरोहित होते हैं, डिफरेंट ब्राह्मण कैटेगरी के लोग होते हैं जो काम करते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं, उनको, उनके लिए ये एक गाइड बुक की तरह है, जिसमें सैक्रिफिशियल रिचुअल्स कैसे करना है, किस तरह से पूजा पाठ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। और ये इसका ये दो तरह से डिवाइड किया गया है इस संहिता को। एक को कहते हैं शुक्ल, जिसको व्हाइट संहिता, एंड सेकेंड वन इज कृष्णा, ब्लैक यजुर्वेद। ठीक है, इसमें लगभग 1875 हाइम्स में, जिसमें 75 ओरिजिनल्स है। ठीक है, और प्रिडोमिनेंटली रिचुअलिस्टिक, नोज द मेटल आयरन। ये जो टाइम पीरियड था, इसमें मेटल आयरन धीरे धीरे लोगों को पता चला था। और एक बात है, ये जो हाइम्स के नंबर है ना, ये नितिन सिंघानिया बुक में इस नंबर में दिया गया है, लेकिन डिफरेंट जगह में आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर आप नेट में सर्च करो करते हो, विकिपीडिया में जाते हो या फिर डिफरेंट बुक्स में जाते हो, तो ये इसका अमाउंट थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ एक्चुअली चीज़ है क्या। तो जो भी नितिन सिंघानिया में था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपने आप थोड़ा सर्च करके इसका पता लगाना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना। ठीक है, देयर आर टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, जैसे कि मैं बोल रही थी, दो तरह की है, एक शुक्ल है, एक कृष्णा है, मतलब व्हाइट जिसको श्वेत बोला जाता है, और ब्लैक जिसका कृष्णा बोला जाता है। और जो टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ दिस वेद, जो ओल्डेस्ट है वो है कृष्णा, आई मीन ब्लैक यजुर्वेद। ठीक है, और इसको द इंस्ट्रक्शंस अबाउट रिचुअल्स आर मिंगल्ड विद द वर्सेस ऑफ ऋग्वेद। ये जो चीज़ें हैं ना, ऋग्वेद के साथ इसका मिंगल्ड होकर रिचुअल्स, कुछ हाइम्स इसको लेकर रिचुअल्स बनाया जाता है। द चीफ रिसेशन ऑफ दिस इज दैट द टॉट बाय स्कूल ऑफ टीचर्स कॉल्ड तैत्रियंस। जो इनमें जो पढ़ाते हैं, जो स्कूल के टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं इसमें, इनको बोला जाता है तैत्रियंस। ठीक है, लेकिन लैटर डेट में क्या हुआ, पहले था ब्लैक यजुर्वेद, कृष्णा यजुर्वेद, उसके बाद हुआ व्हाइट यजुर्वेद, जिसमें क्या हुआ,
एक टीचर थे जिनका नाम था, सॉरी, एक स्कॉलर्स थे कॉल्ड द बजासनायंस सेपरेटेड द एक्सप्लेनेटरी मैटर। तो कृष्णा यजुर्वेद में जो भी एक्सप्लेनेटरी चीज़ें था उसको उन्होंने निकाल कर और एक अलग तरह की वर्सेस बना दिया, जिसको बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद, और प्रीवियस वन बन गया ब्लैक यजुर्वेद। ठीक है। और ब्लैक, और एक डिफरेंस ये है, जो ब्लैक यजुर्वेद जिसको कृष्णा यजुर्वेद बोला जाता है उसमें ब्राह्मण पोजेस, मतलब कृष्णा यजुर्वेद इंक्लूड्स द ब्राह्मण प्रोज डिस्कशंस विद इन द संहिता। इस संहिता में ब्राह्मण प्रोज कुछ अ, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जहाँ पे वाइल द शुक्ला यजुर्वेद में ब्राह्मण का कुछ टेक्स्ट है जो आपको सेपरेटली मिलता है, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो वेद पढ़ेंगे वो होगा सामवेद, और सामवेद को बोला जाता है, ये समन नाम से आया है जिसका मीनिंग है मेलोडी। ठीक है। अफन कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स, इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें लिरिकल जो भी उसकी जो हाइम्स लिखा गया है एक मेलोडी के फॉर्मेट में लिखा गया है, एक लिरिकल नेचर के हिसाब से लिखा गया है, तो इसी वजह से इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोला जाता है। इसमें ये दिखा गया है कि वैदिक पीरियड में म्यूजिक कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। तो ये भी लगभग 1875 हाइम्स इसमें है, और जिसमें बोला जाता है 16,000 रागो भी वो कैरी करता है। रागो मतलब जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं। और कभी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस होते हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि 75 हाइम्स इसमें, जो 1875 हाइम्स पे, इसमें ओनली 75 हाइम्स ओरिजिनल है, और बाकी तक सकल ब्रांच ऑफ जो ऋग्वेद की सकल ब्रांच है, सकला ब्रांच, उसमें लाया गया है। तो किसको क्या पता क्या होता है, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस काफ़ी सारे इधर उधर की दावा करते हैं। तो ये जो हाइम्स है इसको रिसाइड किया गया था बाय उदगत्री सेजेस। उदगत्री की जो मुनि ऋषि होते हैं, मुनि ऋषि जो उदगत्री नाम के एक मुनि ऋषि हैं, उनसे ये कंपाइल किया गया था। और ये बोला जाता है त्राईवेद, ऋग्वेद के साथ यजुर्वेद एंड सामवेद, ये तीनों को मिलाकर बोला जाता है, ट्रिपल साइंस है, तीनों को मिला के बोला जाता है त्राईविद्या। गंधर्व वेद है जो कि सामवेद की एक उपवेद माना जाता है, और ये एक म्यूजिक डांस ड्रामा, ये सबका टेक्निकल ट्रीटिस मिला के गंधर्व वेद से आया है। इसमें काफ़ी सारे म्यूजिक डांस ड्रामा जो ये सब सीखते हैं, उनके डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट चीज़ें, वो सब गंधर्व वेद से लाया गया है। हमारे जो भारत की नाट्य शास्त्र है वो भी गंधर्व वेद के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। ठीक है। एंड द लास्ट वेद इज अथर्व वेद। एंड अथर्व वेद पहले पहले स्टार्टिंग में अथर्व वेद को इंक्लूड नहीं किया गया था वेद के अंदर, लेकिन बाद में इसको जो त्राई वेद होता था, तो पहले तो त्राई वेद हमने पढ़े पिछले स्लाइड में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिलाकर हुआ था। बाद में अथर्व वेद को जोड़ा गया। इसका एक्सक्यूज मी, और एक नाम भी है, इसको ब्रह्म वेद भी बोला जाता है। और ये पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेली लाइफ एस्पेक्ट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे डिजीजेस की उपाय इसमें लिखा गया है, किस तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, किस तरह के लोग आयुर्वेदिक उपाय में या फिर कोई भी मंत्र चांटिंग हो, कुछ भी है, उस तरह से कैसे रोग से मुक्त हो सकते हैं, इस बारे में अथर्व वेद में लिखा गया है। ये एट्रीब्यूट किया गया था बाय ऋषिज अथर्व एंड अंगिरस, ये दोनों के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें लगभग बोला जाता है 99 डिजीजेस की ट्रीटमेंट के बारे में लिखा गया है, क्योर के बारे में लिखा गया है। इसका जो 2 मेजर रिसेंसन्स है वो है पाई पलाडा एंड सौनकिया। ठीक है। ये डील करता है हीलिंग के साथ, किस तरह से आप हील हो सकते हो बाय फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। मैजिक के बारे में बात करता है, स्पेकुलेशंस ऑन यूनिवर्सल चेंजेस, क्या होता है ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर डीपली एक फिलोसॉफिकल नॉलेज देता है। एंड हाउस होल्ड इशूज़ को भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो, इसमें कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। बहुत देर तक इसको वेद के अंडर इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन लैटर स्टेज में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेद के बाद ब्राह्मण के बारे में। जो ब्राह्मण होते हैं ये एक इंटीग्रल पार्ट होती है हिंदू श्रुति लिटरेचर में, और वेद की एक पार्ट है जिसमें वेद को अकम्पनी किया गया है बाय ब्राह्मण। और ब्राह्मण में क्या होता है, जितने सारे रिसाइटेशन या फिर हिम्स हाइम्स वो कलेक्ट हुआ वो संहिता में, तो ब्राह्मण इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट है।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन वहाँ पे किया गया है, जैसे कि आप जो भी श्लोक आपने कलेक्ट किया है उसका कमेंट्रीज क्या है, वो लेजेंड्स क्या है, उसकी फैक्ट क्या है, कहाँ से आया है, क्या किसमें इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और फिलोसॉफिकल इंसाइट्स भी इसमें कुछ होती है। और वैदिक जो रिचुअल्स परफॉर्मेंस होती है हमारे, मान के चलिए हम जब पूजा करते हैं तो महादेव की एक मंत्र होती है, महामृत्युंजय मंत्र। तो इस मंत्र का एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, और इसकी हर एक वर्ड की क्या मीनिंग होती है, हर एक वर्ड क्या सिग्निफाई करती है, वो सारी चीज़ें ना इसमें इस पैटर्न पे इसमें ब्राह्मण में एक्सप्लेन किया गया है। और इसको मानते हैं कि 900 बीसी से 700 बीसी तक इसको कंपोज किया गया था। यहाँ पे मैंने हर एक वेद का कुछ ब्राह्मण का नाम, किस तरह के ब्राह्मण हुआ होता है, कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्यन का। जो आर्यन का से इसको इसमें कंक्लूजन पार्ट होता है वेद की, ठीक है। टेक्स्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द वेदस, डेल्विंग इनटू द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। इसको जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट हमने किया था ब्राह्मण में, इसको किस तरह से हम कंक्लूजिंग पार्ट में बना के इसको वैदिक रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं फिलोसॉफिकली, वो इसमें बताया जाता है। ट्रेडिशन सजेस्ट देर आर इम्पार्टेड बाय सेजेस नोन एज मुनीस, मुनि के द्वारा और जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें किया जाता है। वो जब कोई मुनि अगर आर्यन को बनाना चाहते हैं, वो जाकर जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और वहाँ से उनको वो थॉट्स आता है, वो वहाँ पे साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और फिर उनका मन जब शांत होता है धीरे धीरे हर एक चीज़ उनके पास आता है। तो आरंकेज एक्सपाउंड ऑन टॉपिक सच एज, उसमें रिचुअल्स भी होती है, बर्थ एंड साइकिल, डेथ की क्या साइकिल है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और सोल की जर्नी किस तरह से होनी चाहिए, सोल क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें ना इसमें कंक्लूडिंग किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणस। ईच वेद इज पेयर्ड विथ इट्स रेस्पेक्टिव आर्यंकस, सर्विंग एज ए ब्रिज बिटवीन द रिचुअलिस्टिक अप्रोच कर्म मार्ग advocated by the brahmanas and path of knowledge jnana marga espoused by the upanishad, lay emphasis not on sacrifice but on meditation, सॉरी मेडिसिन कह दिया मैंने। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि देखिए मुक्ति के ना बहुत सारे मार्ग होते हैं। मोक्ष के भगवत प्राप्ति जो करना का चाहते हैं, वो बहुत मेडिटेशन पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो उनके लिए वो चाहते हैं कि हम कैसे मोक्ष हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा विजडम हमें मिल सके, हम जान सके एक्चुअली चीज़ें है क्या। तो इसके लिए इनको डिफरेंट मार्ग की ज़रूरत होती है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैसे कि कोई कोई भक्ति मार्ग में जा सकता है, और कोई कोई ज्ञान मार्ग के तरफ जाकर बहुत सारे विजडम गेन करके उसका लिबरेशन हो जाता है। कोई कोई कर्म मार्ग, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो ओनली कर्म करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ड्यूटी इज गॉड, आप कर्म करोगे सही ड्यूटी, ऐसा नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि भगवान ड्यूटी इज गॉड। सही काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छे के लिए काम कर रहे हो, तो इसमें अपनी ज़िंदगी को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और सोच रहे हो कि इसके माध्यम से मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो भी एक मार्ग होता है। ऐसा नहीं कि ओनली पूजा पाठ करने से आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। तो ये जो आर्यन का है वो एक ब्रिज माना जाता है इसको, कि आप कर्म मार्ग जो ब्राह्मण में एक्सप्लेन किया गया है, और जो नॉलेज ज्ञान मार्ग जो उपनिषद में, एक्चुअली उपनिषद हम पढ़ेंगे उसके बाद, जिसमें हर एक चीज़ों की फिलोसॉफिकल मीनिंग होती है, ये दोनों मार्ग के अंदर ये एक ब्रिज क्रिएट करता है, और जो कहता है कि आपको सैक्रिफाइसेस के ऊपर एम्फासिस ना करके मेडिटेशन के ऊपर एम्फासिस करना है, जो कि एक शॉर्टकट मीडियम है आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए। और मेरा भी यही मानना है कि आप मेडिटेशन अगर करते हो, मेडिटेशन में आजकल साइंटिफिक वे में बताया जाता है कि आपकी दिमाग शांत होता है, लेकिन इसके साथ साथ भी आप बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस करते हो। बहुत सारे देखिए जो मुनि ऋषि होते हैं, जो बड़े बड़े साधु होते हैं, जैसे कि सदगुरु, आपने कभी सुना है उनकी पॉडकास्ट? आपको उन्होंने काफ़ी बार ये कहा है कि मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ता, बहुत सारे ये जो पोथी ग्रंथ पुराण ये सब नहीं पढ़ता, फिर भी उनके पास इतने सारे नॉलेज कैसे हैं? वो ध्यान के माध्यम से है, मेडिटेशन के माध्यम से है, साधना के माध्यम से। और यही एक माध्यम है जिसमें ना धीरे धीरे आपके अंदर विजडम आती जाती है, आपकी सोल जो होती है वो अपग्रेड होती है, और अपग्रेड के साथ साथ ना बहुत सारे विजडम धीरे धीरे उनको प्राप्त होती है।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अगर कुछ पुस्तक पढ़ेंगे तो ही हमें विज़डम मिलेगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं अभी तक जान पाई हूँ, विज़डम होने के लिए ना आपको उतना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और धीरे-धीरे विज़डम आपके पास आ ही जाएगी, ठीक है? किन-किन को ये मानना है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो लास्टली हम पढ़ेंगे उपनिषद, जो है वेद की हमारी लास्ट पार्ट है। इसका मतलब ये है टू सिट डाउन नियर ए टीचर। टीचर के पास बैठ के आप वहाँ से कुछ सीखते हो। वो फिलोसफिकल चीज़ें वो टीचर जो बताएंगे आप उसमें खुद मतलब आप सुन सुन के उसको उसी अंदाज में आपके दिमाग उस अंदाज में सोच के वो चीज़ों को समझना, ठीक है? उपनिषद इसमें लगभग a collection of over 200 treatises transmitted orally from teacher to student in the forest, जिसको गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है, ठीक है? ये संस्कृत में लिखा जाता है। उपनिषद delve into monastic and mystical themes. The main motto of the उपनिषद is knowledge our salvation. सॉरी, ये अवार्ड नहीं है, शायद नॉलेज टूवर्ड सल्वेशन, ठीक है? मतलब आप जो भी नॉलेज रख रहे हो, जो भी आपकी फिलोसफी है, वो आपको लीड करता हुआ लेके जा रहा है टूवर्ड सल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति। उपनिषद का यही मतलब होता है कि आप ज्ञान अर्जन करो तो ही, ज्ञान मतलब रियल विजडम जो होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई कर ली, पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिए तो आपकी सॉल्वेशन हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। रियल नॉलेज यही होता है कि आपकी आत्मा को खुद पहचानना, उसको बोलते हैं रियल विजडम। इसको बोला जाता है रेफर टू एज वेदांत। वेदांत का मतलब यही है एंड ऑफ द वेद, मतलब वेद का जो लास्ट पार्ट है। आप संहिता उसका फर्स्ट पार्ट है, उपनिषद उसका लास्ट पार्ट है, जहाँ पे सब कुछ होने के बाद लोग जाकर अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको सोचते हैं कि एक्चुअली चीज है क्या और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है? दे एक्सप्लोर ह्यूमन सल्वेशन एंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ठीक है? उपनिषद सेड टू हैव द ट्रूथ अबाउट ह्यूमन लाइफ। इसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में हर एक ट्रूथ सही लिखा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट होता है फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मैनकाइंड, जो भी मैनकाइंड डे टू डे लाइफ में सोसाइटी में फेस करता है उसका भी फिलोसॉफिकल सोल्यूशन होती है। स्पेशली अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, मैनकाइंड कैसे ओरिजिन हुआ, लाइफ डेथ साइकिल है क्या, मैटेरियल स्पिरिचुअल क्वेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ों का इसमें एक्सप्लेनेशन है। प्रोमिनेंट उपनिषद जिसमें बृहदारण्यक एंड छांदोग्य उपनिषद ये सबसे प्रोमिनेंट है, जिसमें सत्यमेव जयते मुंडक सत्यमेव जयते की जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली मुंडक उपनिषद से आया है। इसको भी आपको याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पढ़ चुका है। फाउंडेशनल टू हिंदू फिलोसॉफिकल थॉट, दे एलुस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विद कॉस्मिक रियलिटीज। हम हमारे एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, हम कहाँ से आए हैं, ठीक है? हमारी जो एग्जिस्टेंस है कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांड जो रियलिटीज है, ब्रह्मांड के साथ हम जो ब्रह्म है उसके साथ हमारी रियलिटीज क्या है, इसके ऊपर ये फिलोसॉफिकल थॉट्स कैरी करता है, ठीक है? सबसे लाटेस्ट उपनिषद है मुक्तिका उपनिषद, ठीक है? इट वॉज रिकॉर्डेड बाय दारासिको। इसको दारासिको ने रिकॉर्ड किया था ड्यूरिंग 1656 में, ठीक है? दारासिको जो कि मुगल एम्परर शाहजहां के बेटे थे और इनको मार दिया था जहांगीर ने, कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट करके, सॉरी मतलब उसके क्या बोलते हैं, बिट्राई करके अपने अदर भाइयों के साथ मिलकर उनको मार दिया था और उसके बाद दारासिको मरने के बाद बाकी सारे भाइयों को मार दिया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में मैं नहीं जाती, ठीक है? तो ये उनको रिकॉर्ड करके मुक्ति का उपनिषद उन्होंने बनवाया था और एंड इज नोन टू हैव ट्रांसलेटेड 50 उपनिषद इनटू पर्शियन। जो दारासिको थे शायद वो एक रिलीजियस पर्सन थे और उन्होंने जो हमारे इंडियन वैदिक जो उपनिषद है लगभग 50 उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था, ठीक है? टीचिंग प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद हैव बीन पार्ट ऑफ फाउंडिंग रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। हमारे जो हिंदू कल्चर में लगभग 108 उपनिषद है, जिसमें 11 को बहुत प्रिडोमिनेंट बोला जाता है और उनको मुख्य उपनिषद बोला जाता है और बाकी सब माइनर उपनिषद। और कभी जिंदगी में टाइम मिले, और जो भागवत है वो भी एक टाइप के उपनिषद है, तो अगर टाइम मिले आपको तो कभी कभी उपनिषद को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया कीजिए ताकि आपकी दिमाग की बत्ती भी थोड़ा जल जाए ठीक है? तो इट्स फॉर द जोकिंग पर्पस, नहीं जोक नहीं,
सीरियसली आपको सजेशन कर रही हूँ, अगर कोई कुछ कभी वक्त मिलता है ना, बुक के साथ साथ ना कोई स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी काम आने वाला है। ये जो एजुकेशन वाला बुक है ना, इससे काफ़ी मदद होती है। एज़ कम्पेयर टू एजुकेशनल बुक, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है और आपकी ना दुनिया को देखने की पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है। आप जो भी करना चाहते हो ना, उस चीज़ों पे ना आपको क्लैरिटी आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जो जो पढ़ेंगे, जो जो पढ़ रहे हैं, वो सारे शायद मेरे बात को समझ पाएँगे। तो इसमें हमारे पार्ट 1 की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। नहीं, और एक चीज़, ये जो डिफरेंस बिटवीन उपनिषद एंड आर्यंक, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उपनिषद क्या है, आर्यंक क्या है। तो इसमें हमारे ये जो पार्ट खत्म होता है, सेकेंड पार्ट में हम स्मृति लिटरेचर के बारे में लाएंगे, जिसमें डिफरेंट वेदांग, उपवेदांग, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।